भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर नंबर 18 सेक्शन 234 से 247। आज का टॉपिक है चार्ज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्री और मेंस दोनों के लिए। इस टॉपिक से ये मान के चलिए कि प्री में 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं और मेंस में शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है चार्ज ड्राफ्ट करने के लिए भी आ जाए। चैप्टर नंबर 18 जो 2 में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए बात करता है फॉर्म ऑफ चार्ज, बी बात करता है जॉइंडर ऑफ चार्जेस। सीआरपीसी में 211 से 217 फॉर्म ऑफ चार्ज, बीएनएसएस में 234 से 240। इसी तरह से जॉइंडर ऑफ चार्जेस 218 से 224 है और बीएनएसएस में 241 से 247। और अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चार्ज की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन देखें तो सेक्शन 2 के 1 के एफ में गिवन है चार्ज। अगर हम डेफिनेशन को देखें 2 का क्लॉज 1 का एफ, और वो ये नहीं बताता कि चार्ज क्या होता है, वो सिर्फ इतना बताएगा आपको कि उसमें क्या इंक्लूड किया गया है। लिखा है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। नहीं बताया इसने कि चार्ज क्या होता है, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया इसने। तो चार्ज एक तरह का चार्ज जो होता है वो एक्यूज्ड को ये चीज़ बताता है कि तुम्हारे ऊपर आखिर एलिगेशन किस बात का लगाया गया है। उसे इस बात का पता होना चाहिए जिससे कि वो अपने डिफेंस को तैयार कर सके। अभी आप इतनी बात करते हैं, अब इससे आगे चलते हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हों कि सर हम तो ट्रायल पढ़ चुके हैं और वहाँ पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हमें आता है। दैट्स गुड, लेकिन हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि चार्ज कब फ्रेम होते हैं ये बातें तो आपको पता है। जैसे कि चालान पेश हुआ, कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को सुना, एक्यूज को सुना और फिर उसने उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया। बस इतना पता है आपको। आपको ये चीज़ पता है कोर्ट ऑफ सेशन की ट्रायल में जब हम लोग बात कर रहे थे तो 251 में चार्ज फ्रेम हो रहा था। अगर हम वारंट ऑन पुलिस रिपोर्ट की बात करें 263 में, कंप्लेंट की बात करें 269 में। लेकिन अभी हम चार्ज कैसे फ्रेम होता है हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने नहीं जा रहे हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तो एक प्रोसीजर है ट्रायल का। हम तो ये पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज फ्रेम कैसे होंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है चार्ज को फ्रेम करते समय। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक चार्ज, और हमारा आज का टारगेट इस टॉपिक को कंप्लीट करना ही है। सबसे पहले सेक्शन 234 को निकालने के बाद हमें पता चलता है कि चार्ज के अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर्स कौन कंटेंट्स होंगे, और यही क्वेश्चन आपके मेंस में आता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। राइट डाउन द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज। 234 बोलता है एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज इज चार्ज। आपको ऑफेंस बताना पड़ेगा कि एक्यूज किस ऑफेंस से चार्ज है। नंबर 1। नंबर 2 कहता है कि यदि उसका कोई स्पेसिफिक नेम है ऑफेंस का तो आपको वो लिखना पड़ेगा। स्पेसिफिक नेम बता रखा है जैसे मर्डर, तो आप वो लिख दीजिए। तीसरा उसने बोला कि अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा है तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जिससे कि मोटो क्या है। मोटो है कि एक्यूज को ये पता चले आखिर उसके ऊपर कार्रवाई किस बात की चल रही है।
स्पेसिफिक नेम है तो ठीक है, अगर नहीं है, इफ नॉट स्पेसिफिक नेम, तो आप उसकी डेफिनेशन देंगे। इसको समझने के लिए आप निकाल सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 219 BNS, सेक्शन 219 भारतीय न्याय संहिता। चलिए इलिस्ट्रेशन डी भी देख सकते हैं इसके लिए, तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इलिस्ट्रेशन डी। और जो डी इलिस्ट्रेशन है वो इस बात को कह रहा है, उसने कहा ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 219 ऑफ BNS with intentionally obstructing a sale of property offered for sale by the lawful authority of a public servant। अब देखिए BNS निकालिए एक बार, और निकालिए सेक्शन 101। 101 निकालने पर आपको पता चलता है कि यहाँ तो मर्डर है कि नाम है ना। अब निकालिए 219, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है ना, इसलिए तो आपको पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी उसकी एक तरह से। यहाँ ये समझा जा रहा है या तो उसका कोई नाम हो, जैसे कि रेप, किडनैपिंग, रॉबरी, डकैती, ये सब एक स्पेसिफिक नेम होते हैं उसके। नहीं होता है तो उसे पूरी बात यहाँ डिफाइन करके लिखनी होती है कि भाई जिससे कि वो समझ जाए। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए वो किसी, तो आपको उसके साथ लॉ एंड सेक्शन भी लिखना होगा। किस लॉ का? SC/ST एक्ट, आर्म्स एक्ट, तो उसका सेक्शन भी मेंशन करिए। अब अगर 5th पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज मेड, ये लिखा हुआ है। अब चार्ज इज मेड का क्या मतलब है? तो यहां लिखा है द फैक्ट दैट चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज्ड वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। अगर ये बात लिखी गई है कि आरोप लगा दिया गया है, तो इसका मतलब है कि उस ऑफेंस के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो सारी फुलफिल हो रही है। ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड। मर्डर लिखा है तो इट मीन्स मर्डर के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो सब पूरा हो रहा है। थेफ्ट लिखा है, इट मीन्स थेफ्ट के लिए जो एसेंशियल पर्टिकुलर्स चाहिए वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ये मतलब है 5वें नंबर का। 6ठे नंबर कहता है, 6th बात आपको ध्यान रखनी है कि जो चार्ज फ्रेम करना है वो लैंग्वेज होगी कोर्ट की, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। कोर्ट की जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर आप इसे करेंगे। लास्ट आता है 7th नंबर पे, हम लिखिए आप प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन लिखता है द एक्यूज हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इज लाइबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन टू एनहांस्ड पनिशमेंट। 7th नंबर पॉइंट में आपको यहाँ ये बात कह रहा है ये कि जब आप चार्ज लगाते हैं ना, तो उस वक्त यदि ये प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है तो आप ये बात वहाँ पर उस समय इसके ऊपर वो चार्ज लगा दिया जाए कि इस वाले के अंदर ये प्रीवियसली कन्विक्टेड हो गया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उसी वक्त इस बात को करें जब चार्ज फ्रेम हो रहे हैं। जजमेंट से, सेंटेंस सुनाने से पहले आप ये बात कभी भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है। और यहाँ पर सेक्शन 234 कंप्लीट होता है। 4 के बाद 235। सेक्शन 235 क्या कहता है? 235 बात करता है पर्टिकुलर्स, टाइम, प्लेस, पर्सन, थिंग। 235 ये बोलता है द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम, प्लेस ऑफ एलिज्ड offense and the person if any against whom or the thing if any in respect of which it was committed। किस समय की घटना है, कहाँ हुई, किस पर्सन के अगेंस्ट हुई या किस पर्सन ने करी, थिंग।
चोरी हो गई कोई गाड़ी, तो कौन सी गाड़ी चोरी हो गई? कार चोरी हो गई। क्या नंबर था, कहाँ खड़ी करी थी? अब इतना तो नहीं पता ना कि किसने करी, ऐसा भी हो सकता है अननोन हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को आपकी गाड़ी लेकर के भागते हुए आपने देखा, कहाँ देखा, कहाँ खड़ी की थी, तो ये आप अपने चार्ज के अंदर जरूर मेंशन करेंगे। टाइम, प्लेस, पर्सन, थिंग, ये बात बताता है सेक्शन 235। आइए एक बार इसे रीड आउट कर लेते हैं। द चार्ज शैल कंटिन्यू, हो गया फर्स्ट। सेकंड, व्हेन द एक्यूज इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच, हाँ 235 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये वाली बात कह रहा है कि चार्ज में आप ये लोग जरूर मेंशन, आपको ये बातें जरूर बतानी होंगी कि किस समय पर घटना घटी है, कहाँ घटी है, कौन से पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, कौन सी चीज़ के अगेंस्ट हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि आपकी कार चोरी हो गई तो कब हुई, कहाँ खड़ी थी, क्या नंबर था, जिससे कि एक्यूज को ये बात पता तो चले ना कि आखिर हुआ क्या था। अब 235 का जो सबसेक्शन 2 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है व्हेन द एक्यूज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। सबसेक्शन 2 ने कहा कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, अगर ऐसी कोई बात है, इस तरह का कोई मामला है, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जिसमें हमें एग्जैक्ट टाइम का कुछ पता नहीं होता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना अमाउंट हुआ, क्या हुआ, तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है ना वो ग्रॉस सम देनी है। कहता है इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम एज द केस मे बी, डिस्क्राइब द मूवल प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। अब आपने कहा कि भाई वो उसने तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, अब तक कितना कर चुका है आपको नहीं मालूम, आपको तो इस बारे में पता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एक लमसम एक अमाउंट बता देते हैं, एक समय बता देते हैं। और लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो आप बताते हैं फर्स्ट और लास्ट, तो वो यहाँ पे जो गैप है ना वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के मामले हैं 1 साल के गैप में होना ज़रूरी है। फिर वो एग्जैक्ट, क्योंकि आपको इस तरह के ऑफेंसेस में एग्जैक्ट टाइम का तो पता ही नहीं रहता ना। when the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of property other movable property, it shall be sufficient to specify the gross sum as the case may be, describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular item और एग्जैक्ट डेट्स कब कब किया हमें नहीं पता। एंड द चार्ज ऑफ फ्रेम शैल बी डीम टू बी ए चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242। आरोप धारा 242 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा। 242 जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ एक जैसे ऑफेंस यदि इतने टाइम पीरियड में होता है तो उसकी ट्रायल एक साथ ही चलेगी, एक साथ ट्रायल हो सकती है। प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट्स शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर, परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। फिलहाल बात चल रही थी यहाँ की चार्ज फ्रेम करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तब उसने बताया टाइम, प्लेस, पर्सन, थिंग, और सीबी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन की बात आती है तो आपको ये एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट अमाउंट कुछ नहीं पता तो आपको ग्रॉस सम आपको अंदाजे से कुछ आपको बताना होगा। लेकिन एक बात ये बताना है कि पहली और आखिरी के बीच में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये MCQs में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ सेक्शन 235 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 236 के पास।
236 बात करता है मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, मैनर की। 236 ऑफेंस कैसे किया, मैनर, उसका तरीका, ऑफेंस कैसे किया गया, मैनर तो बताएंगे, बताना पड़ेगा। अब यहां सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि प्रत्येक चार्ज के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक्यूज्ड को मैनर बताएं कि तुमने ये अपराध कैसे किया। तो अब ये बात आती है कि 236 को यूज कब किया जा सकता है, जब 234, 235 एक्यूज को उसके ऊपर लगाए हुए एलिगेशन बताने से सफिशिएंट न हो, तब आप 236 में आपको बताना पड़ेगा कि तुमने कैसे ऑफेंस किया, मैनर। इसलिए हर बार मैनर बताने की जरूरत नहीं होती है, केवल तभी बताना पड़ता है जब एक्यूज को पता नहीं चल पा रहा है 234, 235 के बाद भी। चलिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मर्डर, ठीक है भाई, तुम्हारे ऊपर मर्डर का आरोप लगाया है, तो बता दिया तुमने इस आदमी का इस टाइम पर मर्डर किया, उसको समझ में आ गया। या मैनर बताने की जरूरत नहीं है, उसको समझ में आ रहा है भाई इसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो किसी एक पर्सन के मर्डर की चल रही है। लेकिन जब तुमने ये कहा कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई झूठी गवाही देने का है, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी झूठी गवाही, तब आपको बताना पड़ेगा, आपको वो मैनर बताना पड़ेगा कि तुमने कैसे फॉल्स एविडेंस दिया। आपने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने कानूनी कामकाज में व्यवधान डाला है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किए हैं, तो भाई उसको बताना पड़ेगा कैसे, कब। सेक्शन 236 कहता है when the nature of the case is thus such that the particulars mentioned under section 234 or 235 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged। जब मामला इस प्रकार का है कि 234, 235 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती, तब उस रीति की जिसमें अभिकथित अपराध किया गया ऐसी विशिष्टियां भी जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं आरोप में अंतर्विष्ट होंगी। The charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offense was committed as will be sufficient for that purpose। इसके अंदर इलस्ट्रेशन दे रखे हैं F तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें से। इलस्ट्रेशन ए कहता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ ए सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। इस टाइम पर इस जगह से आपने चोरी की, तो आपको अब यहां पे ये देखना है क्या इसके अंदर मैनर बताना जरूरी है, नहीं, आ गया उसको समझ में। बी कहता है ए इज एक्यूज ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। आपने बी के साथ चीट किया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कैसे किया मैंने चीट, उसको नहीं आया उसको समझ में। ए इज एक्यूज ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। आपको बताना पड़ेगा भाई कैसे दिया मैंने फॉल्स एविडेंस, किस बात को मान रहे हैं आप फॉल्स एविडेंस। ए इज एक्यूज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग बी ए पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस। बताइए आप कैसे मैंने ऑब्स्ट्रक्ट किया भाई, आपको मैनर बताना पड़ेगा। ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर, नहीं, यहां पे कोई जरूरत नहीं है उसको बताने की कि मर्डर कैसे किया, मर्डर किया ना, हाँ या ना, दैट्स ऑल। ए इज एक्यूज ऑफ डिसओबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ द लॉ, कैसे किया, कौन सी बात नहीं मानी, ये बताना पड़ेगा आपको।
तो 234 कंटेंट्स, 235 टाइम, प्लेस, पर्सन, थिंग, 236 मैनर। यहां पे सेक्शन 236 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 237, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। प्रत्येक आरोप में अपराध का वर्णन करने में उपयोग में लाए गए शब्दों को उस अर्थ में उपयोग में लाया गया समझा जाएगा जो अर्थ उन्हें उस विधि द्वारा दिया गया है जिसके अधीन ऐसा अपराध दंडनीय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 238, और ये है इफेक्ट ऑफ एरर्स। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सेक्शन आपको एक और सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ता है जो हम पढ़ चुके हैं, और वो है रीड विद 510। तो लिख सकते हैं R/W मीन्स रीड विद 510। चलिए आखिर 238 बोलता क्या है। 238 ये कहता है 234, 235, 236 कर लेने के बाद भी, इतना सब समझ जाने के बाद भी चार्ज के मामले में यदि कोई गलती हो जाती है, यदि कोई एरर हो जाता है, तो उसके क्या परिणाम होंगे, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एरर इन चार्ज। ये मेंस का क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। बहुत छोटा सा इसका एक आंसर है। यहां आपको एक जनरल रूल पता होना चाहिए। वो ये कहता है कि अगर किसी चार्ज में कोई गलती हो गई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक चार्ज में हुई गलती एक्यूज को किसी भी तरह से मिसलीड न कर दे। यानी यदि उस गलती से एक्यूज्ड मिसलीड हो गया है तब फर्क पड़ेगा। मिसलीड की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है तो तब उसका इफेक्ट पड़ेगा। आइए 238 को पढ़ लेते हैं। No error in stating either the offense or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material। मना कर दिया इसने, कहा कुछ नहीं फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice and it has। प्रत्येक अपराध के 238 देखिए, अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में कोई किसी गलती को और उस अपराध या विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को भूल गए आप, कोई बात नहीं ना, भूल गए तो क्या हुआ। मामले के किसी प्रक्रम में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया हो और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया हो, अन्यथा नहीं। भुलावे में पड़ गया हो, और ये इंपॉर्टेंट है, भुलावे में पड़ गया और उसके कारण, किसके कारण, भुलावे में पड़ने के कारण न्याय नहीं हो पाया हो। आइए इसमें वो कौन सा इलिस्ट्रेशन है जो एग्जाम में आता है। आप यहां पे ध्यान देंगे इलिस्ट्रेशन डी और ई। कई बार एग्जाम्स में ये इलिस्ट्रेशन दे दिया जाता है और आपसे पूछ लेते हैं क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। डी कहता है ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ खुदा बख्श 21 जनवरी 2023। इनफैक्ट द मर्डर्ड पर्सन नेम वाज हैदर बख्श।
जबकि जो मरा है उसका नाम तो हैदर बख्श है, लेकिन उस पर खुदा बख्श की हत्या का आरोप है। वास्तव में वह व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था। हत्या की तारीख 21 जनवरी नहीं 20 जनवरी थी। ए पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया। उसके ऊपर पहले कभी भी कोई मर्डर का चार्ज नहीं था, ये पहला ही मर्डर होगा उसकी चार्ज लगा हुआ उसके ऊपर। और उसने मजिस्ट्रेट के सामने हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि ए उससे किससे, उसका नाम जो मरा है खुदा बख्श था, लेकिन जब उसकी बात हो रही थी तो हैदर बख्श यूज किया जा रहा था नाम। मजिस्ट्रेट इन तथ्यों से यह अनुमान कर सकता है कि ए उससे भुलावे में नहीं पड़ा था और आरोप में यह गलती तात्विक नहीं थी। तात्विक नहीं थी, मैटीरियल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने एक ही तो मर्डर किया है, उसको सब मालूम है ना। वो कोई भुलावे में नहीं पड़ा, खुदा बख्श की जगह हैदर बख्श हो गया, कोई बात नहीं, उसे मालूम है मर्डर की ट्रायल चल रही है। तो इससे क्या कोई गलती, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। ई, अब ई क्या कहता है? ई वाला इलस्ट्रेशन कहता है ए वाज चार्ज अंडर विद मर्डरिंग हैदर बख्श ऑन 20 जनवरी एंड खुदा बख्श हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फॉर दैट मर्डर ऑन 21 जनवरी। अब यहां पे क्या हो रहा है? इसके ऊपर दो कत्ल के मुकदमे हैं, खुदा बख्श, हैदर बख्श। When charged for the murder of हैदर बख्श, he was tried for the murder of खुदा बख्श। जब उसके ऊपर उस वक्त चार्ज चल रहा है हैदर बख्श का और ट्रायल कर रहे हैं इसकी खुदा बख्श की। द विटनेस प्रेजेंट इन हिज डिफेंस वर विटनेसेस इन केस ऑफ हैदर बख्श। उसकी डिफेंस में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे, उसे खुदा बख्श में ला करके खड़ा कर दिया। नहीं, यहां तो आपकी गलती है, चार्ज के अंदर यहां पे गलती है और ये मैटीरियल गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सच में भुलावे में पड़ गया कि भाई ये क्या चल रहा है। खुदा बख्श की ट्रायल चल रही है, हैदर बख्श की चल रही है, खुदा बख्श की ट्रायल चला रहे हैं, बोल रहे हैं हैदर बख्श का चार्ज लगा करके मेरी एविडेंस आ रही है दूसरी, और कल क्या हो क्या रहा है ये। तो यहां पर ये भुलावे में पड़ गया, इसलिए ये मैटीरियल है और ये वाली जो एरर है वो मैटीरियल नहीं है। एरर तो दोनों में है, बस इतना ही इसके अंदर है सेक्शन 238, और यही इलस्ट्रेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ 238 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 239 पर। 239 कोर्ट व्हेन अल्टर द चार्ज। कोर्ट कब चार्ज अल्टर कर सकती है? क्या कोर्ट एक बार चार्ज लगाने के बाद उसमें परिवर्तन कर सकती है? जी हाँ, कर सकती है। बढ़ा सकती है? जी हाँ, बढ़ा सकती है। घटा भी सकती है। हो सकता है उसे डिस्चार्ज कर दे। हाँ, डिस्चार्ज के बारे में तो पता है, लेकिन ये जो अल्ट्रेशन होता है ये कब कर सकती है? जी, ये जजमेंट सुनाने से पहले कभी भी किया जा सकता है। ओके, आइए अब 239 को बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ते हैं। एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। और लिख लीजिए, प्री का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें से राइट आंसर होगा बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। और सबसेक्शन 2 कहता है कि आप जो भी चार्ज में अल्टर कर रहे हैं फिर आप उसे एक्यूज को पढ़ करके सुनाएंगे। देखिए, चार्ज अल्टर करने से 3 चीज़ें हो सकती हैं। कोर्ट को लगता है कि चार्ज में कोई ऐड या सब्सट्रैक्शन करने से जो पार्टीज हैं वो प्रिजुडिस नहीं होंगी,
यदि कोर्ट को ऐसा लगता है तो प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, और एक है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दो हो गए। तीसरा कहता है कि चार्ज में अल्टर करने से पहले प्रीवियस सैंक्शंस चाहिए भाई, पूर्व अनुमति चाहिए। ये 3 चीजें हो सकती हैं। अब बात आती है कि अल्टर करने से पार्टीज में कोई प्रिजुडिस नहीं होगा, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट को लगता है कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कोर्ट क्या करेगी, ट्रायल को कंटिन्यू रखेगी और इस तरह से माना जाएगा जैसे कि ये जो अल्टर किया है चार्ज वो इनिशियली शुरू से ही चल रहा है। अब पता चलता है कि अल्टर करने से पार्टीज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पर कोर्ट 2 काम कर सकती है। या तो उसका फ्रेश ट्रायल शुरू कर देगा, फ्रेश ट्रायल, या फिर कुछ समय के लिए उसकी प्रोसीडिंग को एडजॉर्न कर देगा। ये काम कर सकता है, स्टॉप कर देगा। कहता है इफ द अल्ट्रेशन एडिशन इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रिजुडिस द एक्यूज्ड और द प्रोसिक्यूटर एज अफोरसेड, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. तो जो ट्रायल चल रही है या तो वो फ्रेश ट्रायल शुरू करेगा या फिर वो उस ट्रायल को कुछ समय के लिए एडजॉर्न कर देगा। तीसरा आता है प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी। तब वहां क्या होगा, तो जब उसने चार्ज अल्टर किया और वो ऐसा था जिसमें आपको पहले प्रीवियस सैंक्शन चाहिए थी, तो जब तक वो प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिल जाती आप ट्रायल को कंटिन्यू नहीं कर सकते। नो कंटिन्यू टिल गेट प्रीवियस सैंक्शन। आपको मंजूरी जब तक नहीं मिल जाती तब तक आप ट्रायल को आगे नहीं बढ़ा सकते। बस ये है आपका सेक्शन 239 और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। प्री का क्वेश्चन अगर हम इसमें से बना करके देखें तो इन पर इंडिविजुअल वो प्री का क्वेश्चन बना सकता है कि कोर्ट ने ऐसा चार्ज अल्टर किया है जिसमें प्रीवियस सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की, तो क्या होगा। तो जब तक प्रीवियस सैंक्शन नहीं मिलेगी ट्रायल रुकी रहेगी। यहां 239 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 240। रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। 240 ये कहता है कि यदि कोर्ट ने किसी प्रोसीडिंग में चार्जेस में कोई अल्ट्रेशन किया है, ड्यू टू सच अल्ट्रेशन यदि उसे कोई विटनेसेस को रिकॉल करना पड़ रहा है तो वो रिकॉल कर सकता है, उसे दोबारा से एग्जामिन कर सकता है। इनफैक्ट वो एक फर्दर विटनेसेस को भी बुला सकता है। लेकिन एक बात आपको यहां पर यह भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि 240 का सब जो क्लॉज ए है वो ये वाली बात कह रहा है, टू रिकॉल रीसमन एंड एग्जामिन रेफरेंस टू सच अल्ट्रेशन एडिशन एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन अनलेस द कोर्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। यानी कि कोर्ट मना भी कर सकती है यदि कोर्ट को ये लगता है कि ये उस विटनेस को बुलाने के लिए बात कर रहे हैं जिससे कि ये समय खराब करेंगे कोर्ट का और डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस हो रहा है, वैक्सेशन या डिले। इन आधारों पर कोर्ट मना कर भी सकता है। सेक्शन 240 को और इजी वे में समझो। ट्रायल चल रही थी मर्डर की और आगे चल के पता चला कि इसने तो चोरी भी की थी, तो आपने चार्ज अल्टर कर दिया।
तो जो विटनेसेस को मर्डर में बुलाया गया था उन्हें आप दोबारा से बुला सकते हैं और उनको एग्जामिन कर सकते हैं, क्योंकि आपने चार्ज अल्टर किया है इसलिए। और यहाँ पे सेक्शन 240 कंप्लीट होता है। और अब हम चल रहे हैं चार्ज के बी पार्ट में। जो 241 से 247 तक दे रखा है। जॉइंडर ऑफ चार्जेस बी पार्ट है। बी पार्ट जॉइंडर ऑफ चार्जेस की बात करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 241 सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। सेक्शन 241 का जो सब रूल 1 है वो एक सामान्य नियम बताता है। 241 कहता है उसका सबसेक्शन 1, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज्ड देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। क्या कहा इसने जनरल रूल ने? इसने कहा हर डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज होगा और सेपरेट चार्ज का सेपरेट ट्रायल होगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मर्डर का आरोप है, रेप का आरोप है, थेफ्ट का भी आरोप लगा हुआ है, तो उसके ऊपर 3 डिस्टिंक्ट ऑफेंस लगे हुए हैं। तीनों की चार्जेस अलग अलग होंगे और तीनों की सेपरेट ट्रायल्स होगी। मर्डर की ट्रायल होगी, रेप की ट्रायल होगी, थेफ्ट की ट्रायल होगी। ऐसा जनरल रूल है जो 241 का सब सेक्शन 1 ये कहता है। प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकतः किया जाएगा। ये एक जनरल रूल बात हो गई। हो सकता है इस जनरल रूल को सुनकर के आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके एक्सेप्शंस। किसी पर्सन के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा तो रेप का चार्ज लगा। पहली ट्रायल चली मर्डर की, मर्डर प्रूफ हो गया। दूसरी ट्रायल चल रही है रेप की, हो सकता है वो भी प्रूफ हो जाए, हो सकता है वो प्रूफ नहीं हो। तो जो प्रूफ हो गई उसमें उसको सजा दे दी जाएगी, बात खत्म हो गई। यही सामान्य नियम है जो सेक्शन 241 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है। लेकिन ये सामान्य नियम सुनकर के आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहां अब बात आएगी जॉइंट ट्रायल की। एक्सेप्शन का मतलब है जहां जॉइंट ट्रायल हो सकती है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि कब जॉइंट ट्रायल हो सकती है। सबसे पहले है इसके अंदर प्रोवाइसो। इसका आंसर अगर आप लिखेंगे ना तो सब सेक्शन 1 का प्रोवाइसो। प्रोवाइसो कहता है अगर एक्यूज्ड पर्सन मजिस्ट्रेट साहब को एक एप्लीकेशन लिख करके देता है कि मेरे सारे चार्जेस एक साथ ट्रायल किए जाएं, तो
वह मजिस्ट्रेट साहब उसके सारे चार्जेस की एक ही ट्रायल के अंदर सुनवाई कर देंगे। खत्म बात। अब इस वाले प्रोवाइजो ने जनरल रूल को घुमा दिया ना, क्योंकि जनरल रूल तो ये कह रहा था डिस्टिंक्ट ऑफेंस डिस्टिंक्ट चार्ज, सेपरेट चार्ज सेपरेट ट्रायल। जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल उसकी एप्लीकेशन लगा देना ही काफ़ी नहीं है। उसकी एप्लीकेशन लगेगी और मजिस्ट्रेट की भी ये ओपिनियन आ रही है कि इस पर इस तरह से करने से इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी यकीनी आरोपों का विचारण एक साथ कर सकेगा। इसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। सबसेक्शन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। सबसेक्शन 2 में से प्री का क्वेश्चन बनता है, सुन लीजिए। Nothing in subsection 1 shall affect the operation of the provisions of 242, 243, 244 and 246. लिख लीजिएगा यहां पे 245 यहां इंक्लूड नहीं है, और प्री में क्वेश्चन यही आता है। कौन सा सेक्शन नहीं है? उपधारा 1 की कोई बात 242, 243, 244, 246 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि वहां ज्वाइंट ट्रायल हो सकती है। 242, 243, 244 एंड 246। 245 नहीं है, ध्यान रखना। और यहां सेक्शन 241 कंप्लीट होता है। अब 242 पढ़ेंगे जो कि एक्सेप्शन की बात कर रहा है। 242 क्या कहता है? और 242 में सुन लीजिए 100% प्री का क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सीआरपीसी में ये 219 था और उसमें लिखा हुआ था कि 1 साल के अंदर एक जैसे यदि आपने 3 ऑफेंस किए हैं तो उनकी ट्रायल एक साथ हो सकती है। लेकिन अब 3 ऑफेंस की जगह अब आ गए 5 ऑफेंस। हालांकि 242 के जो हेडिंग है वहां मेंशन नहीं है, अंदर है। आइए पहले 242 को रीड आउट कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? 242 When a person is accused of more offences than one of the same kind committed within the space of 12 month, 1 year नहीं 12 month है ना, हालांकि विद इन ईयर लिखा हुआ है वहां, आप ध्यान रखना। सेम काइंड विद इन 12 months from the first to the last of such offences, whether in respect of the same person or not. सेम काइंड तो होना चाहिए ऑफेंस का, लेकिन जो पर्सन है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये एमसीक्यूज का ध्यान रखना इन बातों का। When a person is accused of more offences than one, एक से अधिक of same kind, 12 महीने के अंदर अंदर against same person or not, he may be charged with and tried at one trial. Trial in one trial. Any number of them not exceeding 5. पहले कितना था ये? 3, अब हो गया 5। एक हैबिचुअल चोर है, उसने चोरी करी जनवरी में, मार्च में, मई में,
जून में, जुलाई में, हर वक्त उसने क्या किया, चोरी करी। 1 2 3 4 5 तो डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो गए, सेपरेट चार्ज हो गया, सेपरेट ट्रायल हो गई। लेकिन सेक्शन 242 ये कहता है अगर 12 महीने के अंदर अंदर 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मान लो हो गए तो वो तो 5 ही लेगा, सेम पर्सन हो या ना हो, 12 महीने में एक जैसा एक ही ट्रायल चल सकती है। ये हो गई इसकी वन ट्रायल। यहां पर हो सकता है आपका क्वेश्चन ये बन रहा हो कि सर सेम काइंड का क्या मतलब है। आइए इसका जवाब मिलेगा आपको सब सेक्शन 2 में। ऑफेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है, यही वाला सब सेक्शन 2। व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट under the same section of the BNS or any special law, local law। एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे BNS या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय होते हैं। ठीक है, आगे इसका प्रोवाइजो है, मैं आपको लमसम आपको मैं एक बात बता देता हूं, उसे सुन लीजिए आप। देखिए सेम काइंड का मतलब बता देता हूं मैं आपको, जितना आपको समझना ज़रूरी है। सेम सेक्शन में या फिर अटेम्प्ट, अबेटमेंट, तो ये सब क्या है, एक ही तरह के सेम काइंड में आएंगे। ये एक बार तो आपने चोरी करी, एक बार अटेम्प्ट टू थेफ्ट का चार्ज लगा, एक में थेफ्ट का लगा, एक में अबेटमेंट वाला लग गया, ये सब एक जैसे कहलाएंगे। बस इतना समझना जरूरी है आपके लिए। सेक्शन 243 ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। चलिए कौन कौन से एक से ज़्यादा ऑफेंसेस में ट्रायल एक साथ हो सकती है, इस चीज को समझेंगे सेक्शन 243 में। पहली बात, अगर वह ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है तो। अगर वह ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है तो मिस्टर ए चोरी करने जा रहे थे, उसी समय चोरी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, मर्डर भी कर दिया। चोरी करने घुसे, माल समेटा, इतने में उसके ऑनर ने लाइट जला दी, उसने उसको मार डाला। सेम ट्रांजैक्शन। तो सेम ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा ऑफेंस हो गए, अलग अलग नहीं है, ट्रांजैक्शन एक ही है। मर्डर करने गया था, चोरी कर लाया। ए, अब इसका आप इलिस्ट्रेशन ए देखिए। ए रेस्क्यू बी इन ए पर्सन लॉफुल कस्टडी, बी एक लॉफुल कस्टडी के अंदर है, ए उसे बचा रहा है। And in so doing causes grievous hurt to C, a constable, और C को उसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया। इन whose custody B was, जिसकी कस्टडी में बी था, ए उसको छुड़ा रहा था, तो उसने उसको ग्रीवियस हर्ट कर दिया। एक तो वो छुड़ा रहा है, वो अपराध कर रहा है, फिर उसने ग्रीवियस हर्ट कर दिया उसे। ए मे बी चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ offenses under subsection 2 of section 121 and 263 of BNS। अब आप BNS निकालिए। BNS का 121 देखिए, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, बिल्कुल। 263 निकालिए, 263
रेसिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन टू लॉफुल एप्रेंशन ऑफ अनदर पर्सन। बी को रेस्क्यू कर रहा था ना, एक से ज्यादा ऑफेंस हो गए ना, सेम ट्रांजैक्शन। इस तरह से जब आप इलिस्ट्रेशन देखेंगे ए बी सी डी ए एफ जी, आप एक बार देख लीजिएगा, ये सब इलिस्ट्रेशन सब सेक्शन 1 के लिए है। आइए आगे चलते हैं, सब सेक्शन 2 क्या कहता है। देखिए सबसेक्शन 2 जो है ना, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, व्हेन ए पर्सन चार्ज विद वन और मोर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऐसी ऑफेंसेस में जिन लोगों ने क्या किया होगा, फैसिलिटेट किया होगा, उन्होंने कंसील करने का कोई ऑफेंस कर दिया होगा, तो वह भी एक साथ ट्रायल होगी इनकी। लिखा हुआ है इसमें, for the purpose of facilitating or concealing the commission of that offense or those offense, one or more offenses of falsification of accounts, he may be charged with and trial at one trial every such offense। यहाँ पे सबसेक्शन 2 कंप्लीट होता है। आपराधिक विश्वास भंग या बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपित किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को सुकर बनाने, छिपाने, ये तो किया ही किया है, कैसे किया है, उसको छिपा भी रहा है, कंसील कर रहा है, ये भी सेपरेट ऑफेंसेस भी लग गए उसके ऊपर। इन सब की ट्रायल एक साथ होगी, इन सब ऑफेंसेस की उसके ऊपर। सब सेक्शन 3 को देखिए। If the acts alleged constitute an offence falling within 2 or more separate definition of any law enforced for the time being by which offences are defined or punished, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for each of such offences। आइए illustration निकाल लीजिए। H, A wrongfully strike B with a cane। A बैंत से B पर सदोष आघात करता है, ठीक है। 115 का सबसेक्शन 2, जैसे 323 था ना आईपीसी में, वो बात है। 115 का सबसेक्शन 2 लग जाएगा। ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस 115 का 2 एंड सेक्शन 131। अब ये जो हरकत की है वो अगर 2 में आ रही है, 131 और 115 का 2, तो यहाँ पर दोनों सेक्शन उसके ऊपर लग जाएंगे और एक ही ट्रायल के अंदर ये चलेंगे। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? सब सेक्शन 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 243 का सब सेक्शन 4, ऑफेंस अपने आप में सेपरेट है, अगर उनको कंबाइंड करते हैं तो एक थर्ड ऑफेंस बन जाता है, तो उसका भी एक साथ ट्रायल होगी। If several acts of which one or more than one would be by itself or themselves constitute an offense, constitute when combined a different offense, the person accused of them may be charged with and tried at one trial for the offense constituted by such acts when combined। ठीक है। several acts आपने सेवरल एक्ट्स किए, सेपरेट चार्जेस, और एक कंबाइंड करके इनको एक चार्ज बना। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, ए बी के ऊपर रॉबरी, कौन सा किया उसने, हर्ट भी कर रहा है वो, 2 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ए मे बी सेपरेटली चार्ज विद एंड कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 2। 115 का 2 निकाल के देखो क्या कहता है।
whoever except in case provided by subsection 1 of section 122 voluntary causes hurt shall be punished लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट भी कर रहा है। तो यहाँ एक सेक्शन और आ गया, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट 115 का 2। अब यहाँ इसका जो सेक्शन बना वो बना 309। एक तो इस जगह और एक इस जगह, एक रॉबरी का हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर इसका पनिशमेंट मिल रहा है रॉबरी के सेक्शन में चौथे पर, यहाँ बैठा है इसका पनिशमेंट। ये पनिशमेंट थोड़ी ना है, ये तो उसका डिफाइन किया गया है। सब सेक्शन 2 309 कहता है रॉबरी, रॉबरी इज थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। सबसेक्शन 2 ने कहा थेफ्ट इज रॉबरी। ठीक है, अगर वो ऐसा ऐसा करता है, इंस्टेंट डेथ का बारे में बोलता है, वॉलंटरी कॉजेज हर्ट करता है, ये तो ये वाला ऑफेंस हो गया। एक ऑफेंस आ गया इसके अंदर और पनिशेबल हो रहा है रॉबरी 4 के अंदर। यहाँ इन दोनों को मिला करके एक तीसरा ऑफेंस बन गया। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट कर रहा है, एक तो ऑफेंस ये है, थेफ्ट करने के दौरान कर रहा है तो ये वाला बन गया। इन दोनों को मिला करके रख दिया तो रॉबरी में यहां पनिशमेंट मिल रहा है उसको, यहां उसको कंबाइंड कर दिया गया है, यानी कि कॉजिंग हर्ट भी हो रहा है साथ में वो ये भी कर रहा है। इन दोनों मिक्स हो गए उसके अंदर, तो एक ऑफेंस बन के आ गया रॉबरी। अभी आप ठीक है ए बी के थप्पड़ मारता है तो क्या लगेगा उसके ऊपर? 115 का 2। अब वही काम वो चोरी करने की वजह से कर रहा है, तो इस तरह से वो आ जाएगा रॉबरी के चौथे में। तो उसने कर दिया रॉबरी, थप्पड़ मार भी दिया। तो यहां इलिस्ट्रेशन एल कहता है ख को क लूटता है और ऐसा करने में उसे स्वेच्छा उपहति कारित करता है। क पर बीएनएस की धारा 115 की 2 स्वेच्छा उपहति कारित करना और 309 की 2 और 4 के अधीन अपराधों के लिए पृथकतः आरोप लगाया जा सकेगा और इस पर उसे दोषित किया जा सकता है। 243 का 4 बोलता है यदि कई कार्य सेवरल एक्ट्स, मारना, चोरी करना, जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध गठित करते हैं, स्वयं अपराध गठित करते हैं। चोरी करना भी अपना एक अपराध है, थप्पड़ मारना भी एक अपराध हुआ, इनको मिला दिया तो रॉबरी बन गया। मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं। तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति पर एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इफ सेवरल एक्ट्स, चोरी करना, थप्पड़ मारना, of which one or more than one would by itself or themselves अपने आप में constitute an offense, voluntary causing hurt, theft, individually अगर हम बात करें तो constitute when combined, जब उनको एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, चोरी के दौरान थप्पड़ मारना, ऐसे अब बोलने में चेंज आ गया ना, चोरी के दौरान थप्पड़ मारना, अ डिफरेंट ऑफेंस रॉबरी, कॉमा कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस, कॉन्स्टिट्यूट अ डिफरेंट ऑफेंस कब? व्हेन कंबाइंड, कॉमा द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ देम, द पर्सन, कौन सा पर्सन? जो उस घर में घुसा था, accused of them चोरी करना, थप्पड़ मारना,
may be charged with and tried at one trial for the offence constituted by such acts when combined, and for any offence constituted by any one or more of such acts. सबसेक्शन 4 ये बात बोल रहा है, आप चार्ज ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ 243 कंप्लीट होता है। Where it is doubtful what offense has been committed, तो 244 ये बोलता है कि जब हमें नहीं पता कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, हमें नहीं पता। मिस्टर ए के पास मोबाइल पाया गया, लेकिन अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर ए ने ये मोबाइल चोरी किया है, क्योंकि ये मोबाइल तो बी का है। अब ए हो सकता है ए ने ये चोरी किया हो, ये हो सकता हो कि मारपीट करके लिया हो, रॉबरी हो, चीटिंग हो, या चोरी किसी और ने किया, इसने चोरी का माल खरीदा, रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी, कुछ नहीं पता। सारे लगा दो या कोई एक लगा दो। 244 यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकृति का है कि ये संदेह कि उन तथ्यों से जो सिद्ध किए जा सकते हैं कई अपराधों में से कौन सा अपराध बनेगा, तो एक्यूज पर ऐसे सब ऑफेंसेस या उनमें से कोई करने का आरोप लगाया जा सकेगा, और ऐसे आरोपों में से कितनों ही का एक साथ विचारण किया जा सकेगा, बस, या उस पर उक्त अपराधों में से किसी एक को करने का अनुकल्पतः आरोप लगाया जा सकेगा। आगे चलते हैं। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है अगर आपने चोरी प्लस रॉबरी, आपको पता तो चल नहीं रहा था, तो आपने चोरी का लगा दिया, रॉबरी का भी लगा दिया, और एक आपने नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? आपने एक ऑफेंस नहीं लगाया, चार्ज चोरी का माल खरीदने का, आपने 2 ही लगा दिए। और लास्ट में पता है क्या प्रूफ होता है? लास्ट में ये प्रूफ होता है कि इसने न तो चोरी की है न रॉबरी की है, बल्कि इसने चोरी का माल खरीदा है। लास्ट में ये साबित होता है। तो कोर्ट के सामने जब ये साबित हो गया कि इसने चोरी का माल खरीदा है, और जबकि वो वाला चार्ज उसके ऊपर लगाया ही नहीं गया था, तो कोर्ट अब लगा देगी, दैट्स ऑल। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले ही लगाया था कि नहीं लगाया था, क्योंकि कोर्ट को तो डाउट चल रहा था ना, उनको तो डाउट था कौन सा लगाए, या तो सारे लगा दो या कुछ लगा दो। पता चला कि जो नहीं लगाया वही साबित हो गया, तो फिर अब लगा दो और इसको उसमें कन्विक्ट कर दो। और यहाँ पे सेक्शन 244 कंप्लीट होता है। 245 245 बोलता है व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड। ये सेक्शन 4 बातें बताता है। नंबर 1, व्हेन ए पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस, एक्यूज ने कोई ऑफेंस किया है, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, a combination of some only of which constitute a complete minor offense। लेकिन क्या हुआ? सारे पर्टिकुलर्स नहीं मिल पा रहे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर्स को मिला करके एक माइनर ऑफेंस बनता है, माइनर, एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड। और जो माइनर ऑफेंस का कॉम्बिनेशन बनाए ना, वो साबित हो गया, बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव्ड। लेकिन बाकी के जो पर्टिकुलर्स है वो प्रूव नहीं हुए। ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस, तब ऐसे मामले में उसे माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, दो ही वॉज नॉट चार्ज विद इट, यद्यपि वह उसके लिए उस पर उसका आरोप नहीं था, फिर भी
ये 245 का सबसेक्शन 1 था। अब इस वाली बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझो। थेफ्ट प्लस इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ प्लस 5 लोग, इसे क्या बोलेंगे? देखो 310 निकाल लो। When 5 or more person conjointly commits or attempt to commit a robbery, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है थेफ्ट प्लस दिस, ये रॉबरी है। इसमें 5 लोग मिलकर के हुए डकैती हो गई, तो डकैती के लिए ये सारे पर्टिकुलर्स चाहिए हमको। लेकिन क्या हुआ, उसमें से कुछ पर्टिकुलर्स नहीं है। जैसे 3 ही व्यक्ति थे। अब ऐसे में क्या हुआ, डकैती तो नहीं लग सकता, लेकिन ये कॉम्बिनेशन किसका आ गया, रॉबरी का। ये माइनर हो गया, लेकिन उसके ऊपर चार्ज रॉबरी का लगा ही नहीं था। तो ऐसे मामले में उसको इसके लिए कन्विक्ट कर सकते हैं। यहां पे सबसेक्शन 1 कंप्लीट होता है। सेक्शन 245 का सबसेक्शन 2, when a person charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, he may be convicted of minor offense although he is not charged with it. उसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगाया, साबित हो रहा है ग्रीवियस हर्ट नहीं, केवल हर्ट, तो हर्ट के लिए कन्विक्ट हो जाएगा। 246 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला सेक्शन लास्ट। तो यहाँ पर सेक्शन 245 कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं 246। 246 बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। व्हाट पर्सन्स मे बी चार्ज जॉइंटली, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। अब यहाँ पे व्यक्तियों के बारे में बात आ रही है। समझ लीजिए 246 में लोगों का जॉइंट ट्रायल चल रही है। जॉइंट ट्रायल चलेगी या नहीं चलेगी, ये समझना है अब हमको। 246 में हमें ये समझना है जॉइंट ट्रायल, लोगों की जॉइंट ट्रायल चलेगी या नहीं। चलिए 246 में कई लोगों का जॉइंट ट्रायल हो रहा है। एक से ज़्यादा लोगों का एक साथ ट्रायल होना। नंबर 1 सबसेक्शन, अच्छा क्लॉज ए से है ये। क्लॉज ए क्या कहता है, द फॉलोइंग पर्सन मे बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर, persons accused of the same offense committed in the course of same transaction. Same offense in the course of same transaction. A, B, C तीनों चोरी करने गए, तीनों की ट्रायल एक साथ। क्लॉज बी, persons accused of an offense and persons accused of abatement of or attempt to commit such offense. एक ने ऑफेंस किया, एक ने अबेट किया, एक ने अटेम्प्ट किया, तीनों की ट्रायल एक साथ। C, persons accused of more than one offense of same kind within the meaning of 242 committed by them jointly within the period of 12 months. 5 ऑफेंस, अब वहाँ पे 5 ऑफेंस हो गया, विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, सेम काइंड, सबकी ट्रायल एक साथ चलेगी। इन सबकी एक गैंग थी, उनकी बात हो रही है ये। डी, पर्सन एक्यूज द डिफरेंट ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। अब इसकी कहानी सुनो और यहाँ लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सन एक्यूज ऑफ different offenses committed in the course of same transaction, A, B, C, D।
चारों ने आपस में तय किया कि हम इस घर के अंदर चोरी करने जा रहे हैं, हम चोरी करके आ जाएंगे। ठीक है, चोरी करने गए, चोरी करने घुसे। ए ने क्या किया? ए ने अपनी जेब में रखी पिस्टल निकाली और उसके मालिक को गोली मार दी। ट्रायल एक साथ चलेगी सबकी। ई क्या कह रहा है? पर्सन एक्यूज, अच्छा ई जो क्लॉज है वो इन्हीं चीज के लिए है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, criminal misappropriation and persons accused of receiving, retaining, assisting, यानी कि थेफ्ट किया और जिसने उसकी प्रॉपर्टी को, थेफ्ट की हुई स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाया, उसमें सहायता करी, उसको खरीदा, ये सब की ट्रायल एक साथ चलेगी। एफ क्या कहता है? 300 एफ कहता है पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस सबसेक्शन 2(5) ऑफ 317 BNS। 317 क्या बोलता है? स्टोलन प्रॉपर्टी। BNS का 317 निकाल लो एक बार। स्टोलन प्रॉपर्टी बता रहा है। 2 में कहता है जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए, चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा, रखेगा। और 5 क्या कहता है? जो कोई ऐसी संपत्ति को छिपाने का या डिस्पोज ऑफ करने का। इन सब की ट्रायल एक साथ चलेगी। जी क्या बोलता है? चैप्टर 10 BNS में जो चैप्टर नंबर 10 है उससे रिलेट करने वाले जो ऑफेंस है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो ऐसी कॉइन्स को छापता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबकी एक साथ ट्रायल चलेगी। ये नहीं है सबकी अलग अलग होगी। और इसके बाद यहाँ पर सेक्शन 246 कंप्लीट होता है। अब बात आती है 247 की, इसे और सुन लीजिए। 247 ये कहता है जब किसी के ऊपर रेप, मर्डर, थेफ्ट, अगर 3 ऑफेंस की ट्रायल चल रही है तो प्रोसिक्यूशन चाहे, और मर्डर में उसे कन्विक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या कर सकता है? प्रोसिक्यूशन क्या कर सकता है? वो कहता है कि भैया ये रेप का मामला और थेफ्ट का मामला, हम इन दोनों ऑफेंसेस को विड्रॉ कर रहे हैं। मर्डर में हमने उसे कन्विक्ट कर दिया, फिर उसको कोर्ट ने प्रूफ हो गया ना, मर्डर प्रूफ हो गया, तो रेप और थेफ्ट का क्या करेंगे? इसको पीछे ले लो, क्योंकि मर्डर में डेथ मिलेगा या LI मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो विड्रॉ कर लेते हैं ना, तो उसका इफेक्ट क्या होगा एक्यूज के ऊपर। अगर विड्रॉ कर लिया तो इसका इफेक्ट कहलाएगा एक्यूटल, यानी वह व्यक्ति इन दोनों आरोपों में बरी हो गया। प्रोसिक्यूशन ने अगर विड्रॉ कर लिया तो मतलब है वो बरी हो गया। ठीक है। 247 आगे एक बात और बोलता है कि मान लो वो एक्यूज इस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील में चला गया, और अपील में जाकर के मान लो अगर वो बरी हो गया, तो एक तरह से आपको यूं लगेगा जैसे कि ये एक्यूज तो सब तीनों में बरी हो गया, उसने तो कुछ किया ही नहीं। अगर अपील में जाकर के मर्डर के अंदर वो बरी हो जाता है, एक्यूटल हो जाता है, तो प्रोसिक्यूशन क्या कर सकता है? रेप और थेफ्ट जिसमें प्रोसिक्यूशन ने विड्रॉ कर लिया था, वो दोनों ऑफेंसेस की कार्रवाई उस एक्यूज के अगेंस्ट चालू हो जाएगी। और यहाँ पे सेक्शन 247 कंप्लीट होता है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 सेक्शन 234 से 247 कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।